डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, वेलकम बैक। तो अभी हम लोग जो प्रॉपर्टीज़ बची थी, प्रॉपर्टी 4 तक हम लोगों ने देख लिया था, और उसके बाद की जो दो प्रॉपर्टीज़ बची हैं, प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 6, आज इन प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कैसे करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 5 पे, जिसमें कहा गया है कि सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स। देखिए, इसमें कहा गया है कि अगर एक डिटर्मिनेंट की किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स को दो या दो से ज़्यादा टर्म्स का सम एक्सप्रेस किया गया है, तो हम डिटर्मिनेंट को भी उसी तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं जिस तरह टर्म्स के सम को एक्सप्रेस किया है। विच मीन्स, सपोज करिए आपके पास एक डिटर्मिनेंट लिखी हुई है a1 प्लस एक्स, सॉरी a1 प्लस x1 कर लेते हैं, a2 प्लस x2 एंड a3 प्लस x3। यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले लीजिए, b c d, और यहाँ पे कोई नंबर ले लीजिए e f g। तो आपने क्या देखा कि इस डिटर्मिनेंट की जो रो 1 थी, इस डिटर्मिनेंट की जो रो 1 थी, दैट इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू टर्म्स। जो डिटर्मिनेंट की रो 1 है वो दो टर्म्स के सम को एक्सप्रेस कर रही है, तो हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट भी दो सम को एक्सप्रेस करेगी। यानी हम यहाँ पे लिख देंगे a1 a2 a3 b c d e f g प्लस x1 x2 x3 b c d e f g। तो कहने का सेंस केवल इतना है कि इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, इन द सेम वे वी कैन एक्सप्रेस द डिटर्मिनेंट्स। उसी तरीके से हम डिटर्मिनेंट को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए आपसे कहा गया है कि आपको एक डिटर्मिनेंट दी गई है और कहा गया शो दैट, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी के बेस पे, शो दैट एक डिटर्मिनेंट है हमारे पास ए बी सी, ए प्लस 2x b प्लस 2y एंड c प्लस 2z, और यहाँ पे x y z इज इक्वल टू 0। हमें प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट का जो रिजल्ट है वो 0 होगा। तो अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट में जो रो 2 है यानी r2, दैट इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू टर्म्स। तो क्या हम इसे अलग अलग लिख सकते हैं? ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस ए बी सी 2x 2y 2z एक्स वाई जेड। अब हम क्या करेंगे, अब इसे एक्सपेंड नहीं करेंगे और प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी जिसमें कहा था कि एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट कितना होना है? 0। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि R1 एंड R2 बोथ आर आइडेंटिकल, सो दिस डिटर्मिनेंट विल बी 0। और अगर इस डिटर्मिनेंट की R2 से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो एक्स वाई जेड और इसका मैग्नीट्यूड, इसका रिजल्ट भी 0 आना, और ओवरऑल रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास? 0 आ रहा है। तो आई थिंक ये समझ में आ गई होगी प्रॉपर्टी। अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे, विच इज़ प्रॉपर्टी 6। इस प्रॉपर्टी का यूज़ काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने को मिलेगी ये प्रॉपर्टी हम लोगों को। प्रॉपर्टी सभी यूज़ करने को मिलेंगी। तो इसमें कहा गया है कि इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम आर एडेड। नहीं, मतलब समझ में आया होगा। तो केवल ये दो लाइनें देखिए, ये दो लाइनें पूरा मीनिंग आपको बता देंगी जो ऊपर लिखा है कि किसी एक डिटर्मिनेंट की रो में आप किसी दूसरे रो के इक्वी मल्टीपल्स ऐड कर दें, या किसी कॉलम में किसी दूसरे कॉलम के इक्वी मल्टीपल्स ऐड कर दें, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आते हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आएगा कि प्रॉपर्टी 6 का यूज़ क्या है।
तो देखिए मैं एक यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ कोई भी, कि सपोज करिए एक हमने डिटर्मिनेंट ली है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। मुझे बस एक चीज़ यहाँ करनी है कि मैं चाहता हूँ कि R1 इक्वल्स टू यहाँ पे कर दूँ R1 प्लस K टाइम्स ऑफ R3। मैंने यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगाया, R1 इक्वल्स टू R1 प्लस K टाइम्स ऑफ R3। तो मान लीजिए अभी इस डिटर्मिनेंट का आपने रिजल्ट निकाला एक्सपेंड करके, और मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है या रिजल्ट आ रहा है x। इस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट कितना आ रहा है x। अब आप ये ऑपरेशन लगा रहे हैं कि R1 को आपने क्या बना दिया, R1 प्लस K टाइम्स ऑफ R3। यानी अब आपकी जो डिटर्मिनेंट लिख के आएगी वो कुछ ऐसी होगी कि A1 प्लस KC1 A2 प्लस KC2 A3 प्लस KC3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। और आप अभी भी इसका रिजल्ट निकालें, डिटर्मिनेंट को फाइंड करें, तो रिजल्ट ये अभी भी कितना देगा, x ही रिजल्ट देने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप डिटर्मिनेंट की, अच्छा फर्क क्यों नहीं पड़ा, ये इक्वी मल्टीपल से। अब आप इसको ऑपरेट करिए तो आप इसे दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, और एक डिटर्मिनेंट में आएगा आपका A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। दूसरी डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, KC1 KC2 KC3, और उसमें से K कॉमन लेंगे तो C1 C2 C3 C1 C2 C3। यानी दूसरी डिटर्मिनेंट की R1 K कॉमन लेने के बाद दूसरी डिटर्मिनेंट की R1 और R3 क्या हो जाएंगी, आइडेंटिकल, और वो क्या बना देंगी, जीरो। यानी डिटर्मिनेंट का रिजल्ट अभी भी वही है। तो हमारे किसी बेनिफिट को यहाँ पे प्रूव करने के लिए, हम किसी चीज़ को अपने तरीके से बदलने के लिए ये ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज किसी भी हालत में नहीं होगी। तो आते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। एक एग्जांपल हमें दिया गया है और इस एग्जांपल में कहा गया है कि प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए क्यूब। इस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट क्या आना चाहिए, ए क्यूब आना चाहिए। तो सीधी सी बात है, जब तक हमसे कहा ना जाए कि विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। Until or unless it is mentioned in the question कि without expanding evaluate the determinant, तो आप एक्सपेंशन नहीं लगाएंगे। नहीं कहा गया यानी यू आर फ्री टू यूज एक्सपेंशन अलोंग R1 R2 R3 और C1 C2 C3। यहाँ पे नहीं बोला गया कि विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी हम इसमें एक्सपेंशन करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी डिटर्मिनेंट बहुत, एक तरीके से कहें तो एक बहुत बड़ी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स लिखे हमारे पास। तो हम यहाँ पे कुछ ऑपरेशन ईजिली कर सकते हैं, जिस ऑपरेशन के थ्रू हम डिटर्मिनेंट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे और छोटा कर देंगे। तो पहला ऑपरेशन मैं लगा रहा हूँ R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1, एंड दूसरा ऑपरेशन लगा रहा हूं इसी में R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R2। तो चलिए दो ऑपरेशन लगा लेते हैं ये। तो पहला ऑपरेशन लगा है R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1, यानी R2 से R1 को माइनस कर रहे हैं तो R2 बनेगी। तो पहले तो A प्लस B प्लस C। जब मैंने यहाँ माइनस किया तो मुझे यहाँ क्या मिला, R2 से R1 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ मिला मुझे 2A प्लस B, और यहाँ मिला मुझे 3A प्लस 2B प्लस C। और मैंने यहाँ पे R3 लिख ली है, 3A 6A प्लस 3B 10A प्लस 6B प्लस 3C। एक चीज़ दिमाग में रखना कि ये दो ऑपरेशन मैं एक साथ नहीं लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप जिस R2 को बना रहे हो वो नई R2 बन रही है, और आप यहाँ माइनस भी कर रहे हो। तो एक साथ अगर सेम चीज़ें आ रही हैं तो रिपीट नहीं करनी, अलग अलग ऑपरेशन मैंने लिख दिया है। लेकिन ये ऑपरेशन कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा कि नाउ R3 इज R3 माइनस R2। तो अब R3 को R3 माइनस 2R2 कर दे रहे हैं। तो देखते हैं क्या बनता है यहाँ पर। R1 तो सेम लिख देनी है, A प्लस B A प्लस B प्लस C। R2 भी सेम लिख देनी है, A 2A प्लस B 3A प्लस 2B प्लस C। नाउ R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 2R2। तो R3 में से 2R2 माइनस करेंगे जब आप, तो यहाँ मिला है A
यहाँ मिला है 2a प्लस b और यहाँ मिला है 4a प्लस 2b प्लस c। इतनी चीज़ क्लियर हो गई है। तो अब मैं यहाँ पे और ऑपरेशन लगा सकता हूँ। अब देखिए अभी भी एक्सपेंशन करना थोड़ा सा टिपिकल होगा। अगर आप अभी इस कंडीशन पे से एक्सपेंड कर रहे हैं तो अभी भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हम एक काम करते हैं, ऑपरेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऑपरेशंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहला ऑपरेशन जो था वो R2 इक्वल्स टू R2 माइनस 2R1 कर दें और R3 इक्वल्स टू R3 माइनस 3R2 कर दें। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, मैं पूरा क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहा हूँ, मुझे अभी ये चीज़ स्ट्राइक हुई कि यहाँ पे R2 माइनस 2R1 कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। और जब आप R3 इक्वल्स टू R3 माइनस 3R2 करेंगे, सॉरी 2R2 करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये पूरा क्वेश्चन एक तरीके से दोबारा से करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, दोबारा से करके देख लेते हैं। R2 इक्वल्स टू, यहाँ से उठाते हैं, R2 इक्वल्स टू R2 माइनस 2R1 कर रहे हैं। तो पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, बस जो मेन एंट्रीज है वो लिख दे रहे हैं। R2 में से 2R1 जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ तो आपने पहले ये लिख ही देना है, a प्लस b, a प्लस b प्लस c। R2 इक्वल्स टू R2 माइनस 2R1, यानी ये वाला ऑपरेशन उठा रहे हैं। तो यहाँ बन गया है आपका 0 और यहाँ बन गया है आपका केवल a, 2a प्लस 2b माइनस करेंगे और यहाँ पे आपका बनेगा 2a प्लस b। फिर हमने ऑपरेशन लगाया R3 इक्वल्स टू R3 माइनस 3R1, R2 नहीं 3R1। ऑपरेशन क्या लिया है, R3 इक्वल्स टू R3 माइनस 3R1। तो यहाँ पे फिर से ध्यान से देखिए तो क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स आपके बचेंगे वो क्या बचेंगे, 3a और यहाँ पे बचेगा आपका 7a प्लस 3b। और अब कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, तो अब सीधे सीधे से हम एक्सपेंड करेंगे अलोंग C1। तो क्या फ़ायदा होगा, ये वाला टर्म एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा, ये वाला टर्म एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा, केवल इससे ही काम चल जाएगा। यानी आपकी ये A, अब इसके सामने वाली रो ख़त्म, सामने वाला कॉलम ख़त्म, आपके पास डिटर्मिनेंट केवल 2/2 की बची है। A 2a प्लस b 3a और 7a प्लस 3। बाकी सभी में ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसे इजीली आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। हमसे बिना एक्सपेंशन के कहा गया, यानी यहाँ पे हम 1% एक्सपेंशन को यूज़ नहीं करेंगे। तो हम इसमें प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि अगर मैं R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 कर दूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो सेम एज इट इज़ आ जाएगा, जेड एक्स वाई 1 1 1। अब आप देख लीजिए पूरी डिटर्मिनेंट के R1 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, तो 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1 1। और हमने क्या देखा कि इसकी R1 और R3 आइडेंटिकल है, यानी ये 0 हो जाएगा। बाहर कुछ भी लिखा हो, रिजल्ट क्या आना है आपका, 0 ही आना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस को आप और एग्जांपल्स हैं लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी एग्जांपल्स मैं भी कल बताऊंगा अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कीप स्टडिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।